हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक अभियान एक प्रयास पे। तो जैसा कि आज का टॉपिक आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन और धनात्मक ऋणात्मक विचलन में अंतर को। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास है, सबसे पहले इस क्लास को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले इसके पीछे का जो क्लास है आप उसको देख लें, क्योंकि ये सारा जितने भी बात आज हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक को समझेंगे, वो सारा टॉपिक जो है ये रॉल्ट के नियम से रिलेटेड है। और जो कि रॉल्ट का नियम है हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो प्लीज उसको पहले देख लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखते हैं कि आज की क्लास में मुझे क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आज की जो क्लास में हमें आदर्श विलयन के बारे में जाना है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेनी है। नेक्स्ट हम लोग अनादर्श विलयन को भी जानेंगे और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर। ठीक है, ये कई बार बहुत सारे एग्जाम में जो होते हैं, बहुत सारे ईयर में, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो कि कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी सब की जानकारी लेने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परासरण क्या होता है, उल्टा परासरण क्या होता है और परासरणी दाब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि आदर्श विलयन क्या है। आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो कहेंगे कि आदर्श विलयन जो है, जो सभी ताप एवं दाब पर, जो सभी ताप एवं दाब पर पूर्णतः रॉल्ट के नियम का पालन करता है, उसे क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। यानी कि वैसा विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर, यानी कि कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी प्रेशर हो, किसी भी ताप पे और किसी भी दाब पे ये रॉल्ट के नियम का पालन करेगा। रॉल्ट का जो नियम है उसको ये अच्छी तरीके से फॉलो करेगा, तो इसे क्या कहेंगे, आदर्श विलयन। और रॉल्ट का नियम क्या है, इसकी पूरी डीपली जानकारी हम आप लोग को पिछले क्लास में दे चुके हैं। ठीक है, तो आदर्श विलयन ध्यान में रखिएगा कि जो सभी ताप एवं दाब पे पूर्णतः रॉल्ट के नियम को फॉलो करता हो, उसका पालन करता हो, उसे क्या कहेंगे, आदर्श विलयन, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अनादर्श विलयन कहेंगे, किसको कहते हैं, ये ठीक इसका अपोजिट है। अनादर्श विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर पूर्णतः रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, उसे क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन। ऐसे भी देखिए, कहते हैं कि अगर किसी का नाम आदर्श रखा जाए, आदर्श यानी कि जो सबकी बातों को मानता है, जो सबकी बातों को समझता है, हर किसी की आज्ञा का पालन करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आदर्श कहते हैं। आदर्श स्टूडेंट, आदर्श बच्चे, आदर्श भाई बहन बहुत सारे होते हैं। तो आदर्श का अर्थ होता है, मतलब ये होता है जो सभी की आज्ञा को माने, उसके नियम को माने, उसे कहते हैं आदर्श। तो हम भी ध्यान रखेंगे कि आदर्श विलयन क्या हो जाएगा, वैसा विलयन जो सभी ताप और दाब पे रॉल्ट के नियम का पालन करेगा, उसे क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। और जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, उसे क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन क्या होता है। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन को समझते हुए हम लोग आज जानने वाले हैं इस दोनों में अंतर, यानी कि इसके डिफरेंट को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे बहुत ही बढ़िया पॉइंट, और ये शॉर्ट तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी क्लास होगी हम आपको समझाते हुए बढ़ाएंगे। तो देखिए धनात्मक विचलन में लिखा हुआ है कि इसमें विलयन का जो वाष्प दाब होता है, धनात्मक विचलन में जो भी विलयन है, उस विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो अनुमान से क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि धनात्मक विचलन में विलयन का जो वाष्प दाब है वो अनुमान से क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो वो कैसा विचलन दर्शाता है, धनात्मक विचलन को दर्शाता है। जब भी किसी विलयन का वाष्प दाब अगर अनुमान से ज्यादा हो जाए, अनुमान से अधिक हो जाए, तो वो कैसा विचलन दर्शाएगा, धनात्मक विचलन को दर्शाएगा। लेकिन अगर विलयन का वाष्प दाब जो है ये अनुमान से कम हो जाए तो कौन सा विचलन दर्शाएगा, तो ये ऋणात्मक विचलन को बताता है। किसको बताता है, ऋणात्मक विचलन को। ध्यान दीजिएगा, जब भी विलयन का वाष्प दाब जो
अगर अनुमान से अधिक हो जाए, विलयन का जो वाष्प दाब है अगर वो हमारे अनुमान से अधिक हो जाए तो कैसा विचलन, धनात्मक विचलन। और यही वाष्प दाब अगर अनुमान से कम हो जाए तो कैसा विचलन, ऋणात्मक विचलन। ठीक है, दूसरी बात को समझेंगे कि ताप बढ़ने पर विलयता बढ़ जाती है, किसकी, धनात्मक विचलन की। यानी कि आप धनात्मक विचलन का अगर ताप बढ़ा दिया जाए, ताप को बढ़ा दें तो उसकी विलयता क्या होगी, ताप के साथ साथ विलयता भी बढ़ जाएगी। किसमें, धनात्मक विचलन में। तो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को पहचानने का बहुत अच्छा सा तरीका है ये कि अगर आप उसकी विलयता को बढ़ा दें, यानी कि उसकी ताप को बढ़ा दें, धनात्मक विचलन की ताप को बढ़ा दे तो उसकी विलयता जो है ये ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा विचलन दर्शा रहा है, धनात्मक विचलन को दर्शा रहा है। लेकिन अगर हम इसका ताप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस विलयन का ताप बढ़ा रहे हैं तो इसकी विलयता बढ़ने की जगह अगर घट जाए, क्या हो जाए, अगर इसकी विलयता घट जाए तो ये फिर कौन सा विचलन दर्शाएगा, ऋणात्मक विचलन को दर्शाएगा। ठीक है, अगर हम ताप को बढ़ा दे, विलयन में जो ताप है उसको बढ़ा दे तो उसकी विलयता अगर बढ़ जाती है तो धनात्मक विचलन, अगर ताप को बढ़ाने से अगर उसकी विलयता घट जाती है तो कौन सा विचलन, ऋणात्मक विचलन। ठीक है, यहां से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कहता है कि जो धनात्मक विचलन होता है उसमें दोनों अवयवों की जो मिश्रण की प्रक्रिया होती है, उसमें दो अवयव जो होते हैं, दो पदार्थ जो होते हैं, दो अणु जो होते हैं, उसके मिश्रण की जो प्रक्रिया होती है वो उष्मा शोषी होती है। यानी कि इसमें उष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। तो जब भी दोनों अवयवों के मिश्रण की प्रक्रिया उष्मा शोषी हो, जब भी किसी विलयन में दो अवयव के मिश्रण की प्रक्रिया अगर उष्मा शोषी हो, यानी कि इसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा हो, तो वो कौन सा विचलन, धनात्मक विचलन को बताता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी विलयन में दो अवयव की मिश्रण की जो प्रक्रिया है अगर वो उष्मा क्षेपी हो जाए, यानी कि वहां पे उष्मा का उत्सर्जन हो रहा हो, तो वो कौन सा विचलन, ऋणात्मक विचलन को बताएगा। कंफर्म है, यानी कि जब भी मिश्रण है, दो अवयव ले ले, दो पदार्थ ले ले, दो अणु ले ले, अगर इनके मिश्रण की जो प्रक्रिया है जब वो उष्मा शोषी हो जाए तो उसे कहेंगे धनात्मक विचलन। और जब यही प्रक्रिया अगर उष्मा क्षेपी हो जाए तो उसे कहेंगे ऋणात्मक विचलन। तो यहां से भी हम लोग धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन को समझ सकते हैं। लास्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, कहता है कि मिश्रण का आयतन जो होता है दोनों अवयवों के आयतन के योगफल से अधिक होता है। क्या होता है, जो धनात्मक विचलन होते हैं, धनात्मक विचलन में जो मिश्रण का आयतन होता है, इसमें जो मिश्रण बना रहे, जो भी विलयन का हमारा मिश्रण है, ये दोनों आयतन के अवयवों के आयतन के योगफल से क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि अगर आप दोनों मिश्रण के आयतन को जोड़ देते हो तो उसके योगफल से अधिक हो जाए तो वो कौन सा विचलन दर्शाएगा, धनात्मक विचलन को दर्शाएगा। लेकिन अगर यही मिश्रण का जो आयतन है, अगर ये दोनों अवयवों के आयतन के योगफल से, यानी कि जोड़ने के बाद जो आयतन आ रहा है उस आयतन से अगर इसका योगफल से अगर ये कम हो जाए, अगर ये कम हो जाएगा तो फिर ये कौन सा विचलन दर्शाएगा, ऋणात्मक विचलन को दर्शाएगा। तो ये 4 पॉइंट थे जिससे आप आसान तरीके से समझ सकते हो कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर को। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी विलयन का वाष्प दाब अनुमान से अधिक हो जाए तो धनात्मक विचलन, जब भी विलयन का वाष्प दाब अनुमान से कम हो जाएगा तो ऋणात्मक विचलन। आप ज्यादा और कम से याद रख सकते हो, ज्यादा हमेशा बढ़ता है यानी कि पॉजिटिव में रहेगा तो धनात्मक रहेगा, और जब भी निगेटिव की बात होगी तो इसमें वाष्प दाब क्या होगा, अनुमान से कम जाएगा, घट जाएगा, तो वो क्या होगा, निगेटिव में यानी कि ऋणात्मक विचलन में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता चुके हैं कि जब भी ताप को बढ़ाएंगे और उसकी विलयता अगर बढ़ जाए तो धनात्मक विचलन, अगर ताप को बढ़ाने के बाद उसकी विलयता घट जाती है तो ऋणात्मक विचलन। इसमें आप देख रहे हो ऋणात्मक विचलन है तो सब कुछ माइनस में ही जा रहा है। ठीक, तो ये 4 पॉइंट है जिससे आप आसान तरीके से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को समझ सकते हैं। अब हम लोग क्लास को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि परासरण क्या होता है। परासरण किसे कहेंगे, तो परिभाषा दिया हुआ है कि जिस प्रक्रिया द्वारा, देख सकते हो आप यहाँ पे, जिस प्रक्रिया द्वारा तनु विलयन का विलायक किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर
सांद्र विलयन में प्रसारित हो जाता है उसे परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अच्छे से समझते इसको, एक एक लाइन को समझिए। कहता है कि जिस प्रक्रिया द्वारा, यानी कि परासरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें तनु विलयन का विलायक, यानी कि विलयन हमारा क्या है? तनु है, उसका विलायक किसी अर्धपारगम्य झिल्ली को, आधा अधूरा अर्धपारगम्य झिल्ली है, उसको पार करके अगर ये सांद्र विलयन में प्रसारित हो जाता है, सांद्र विलयन में बदल जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को कहते हैं परासरण। क्या कहेंगे? परासरण। तो परासरण क्या होती है? एक प्रक्रिया है जो कि विलयन के लिए दिया जाता है और ये अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके सांद्र विलयन में बदल लेता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें उल्टा परासरण, तो इसकी परिभाषा हमने नहीं लिखा है, क्योंकि परासरण की जो ठीक विपरीत प्रक्रिया होगी, परासरण के जो ठीक विपरीत प्रक्रिया होगी उसे हम लोग कहेंगे उल्टा परासरण। क्या कहेंगे? उल्टा परासरण। परासरण के ठीक विपरीत होने वाली प्रक्रिया को उल्टा परासरण कहते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं परासरण और उल्टा परासरण समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्रासरणी दाब की, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें अगर हम लोग, प्रासरणी दाब क्या होता है? और देखिए, आज तो हम लोग प्रासरणी दाब को पढ़ेंगे, लेकिन कल जो हम लोग प्रासरणी दाब के नियम को भी पढ़ेंगे। तो प्रासरणी दाब का नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी जानेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग प्रासरणी दाब को समझ लेते हैं। ठीक है। देखिए, कहता है कि विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब बोल रहा है, आंतरिक दाब नहीं बोल रहा है। किसी विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो बढ़कर किसके बराबर हो जाता है? विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रासरणी दाब कहते हैं। इसे याद करना बहुत ही आसान है। विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब, यानी कि वह बाहरी दाब जिसकी वजह से विलयन का जो वाष्प दाब है, उस पूरे विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रासरणी दाब कहते हैं। और प्रासरणी दाब को कैपिटल पाई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? इसे कैपिटल पाई से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो भी क्लास है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रासरणी दाब के 3 नियम हैं। कितने नियम? प्रासरणी दाब के 3 नियम आए थे। ठीक है। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वाइल-बॉन्ट-हॉफ के बारे में। किसके बारे में? वाइल-बॉन्ट-हॉफ के अनुसार जो प्रासरणी दाब का नियम दिया गया था उसको पढ़ेंगे। दूसरा जो था वो चार्ल्स वॉट-हॉफ के द्वारा दिया गया था, और तीसरा नियम जो था ये एवोगाड्रो के द्वारा दिया गया था। यानी कि प्रासरणी दाब का नियम 3 वैज्ञानिक ने दिया। किसने? पहला वॉयल ने दिया था। किसने दिया था? वॉयल ने। दूसरा चार्ल्स